Back on. Good afternoon, I'm Shelly Walia. We are joining you for a YouTube live straight from the Quint's newsroom. आज की जो बड़ी खबर है, the Hyderabad encounter, which has raised too many questions. जैसा कि आप जानते होंगे, the 4 accused in the Hyderabad murder and rape of the veterinary doctor, 26-year-old woman, just 10 days back, they have been killed in an encounter by the Telangana police. बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं, इसीलिए हम आपके साथ जुड़ रहे हैं उन सवालों का आंसर करने के लिए। आपसे पूछना चाहते हैं कि आपकी क्या इस पे आपकी क्या सोच है, because a lot of people are calling it justice delivered. A lot of people are actually slamming the extrajudicial killings this morning. So we are here to have a debate. We are here to discuss. We are here to make sense of what is going on. मेरे साथ मेरे colleagues, पॉलिटिकल एडिटर क्विंट के नीरज गुप्ता, ऐश्वर्या जो कि हैदराबाद अभी रिसेंटली गई थी, वहां से कवरेज हमारे लिए पूरे क्विंट के लिए किया है इन्होंने, और हमारे लीगल एडिटर वकाशा सचदेव मौजूद हैं। सबसे पहले मैं नीरज जी के पास जाऊंगी। वे वी आर आई वांट टू आस्क यू नीरज जी, बहुत सारे लूप होल्स नजर आ रहे हैं। अगर आप हमें जो आज सुबह हुआ उसके जो जिस तरह से आप उसको देख रहे हैं, आपको उनमें क्या लूप होल्स नजर आ रहे हैं? बिल्कुल शैली, जब आज सुबह सारा देश सो रहा था तो हैदराबाद में कुछ हो रहा था, और वो होना जब खबर के रूप में हमारे सामने आया तो बहुत ही शॉकिंग था। वो ये कि हैदराबाद में 28 नवंबर को जो एक 26 साल की वेटनरी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ था, उसके चारों एक्यूज्ड जो पुलिस कस्टडी में थे पिछले 9 दिन से, उन चारों एक्यूज्ड का हैदराबाद पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया और वो उसमें मारे गए। पहली नजर में ये खबर लगती है कि एक पुलिस एनकाउंटर हुआ है जहां आरोपियों और पुलिस के बीच में कुछ हुआ होगा, लेकिन जब इस खबर के पूरे हालात पर नजर डालते हैं तो कुछ सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। पहली बात तो यह कि पुलिस, हैदराबाद पुलिस जिन आरोपियों को पिछले 9 दिन से अपनी कस्टडी में रखे हुए थी, वो उन्हें सीन ऑफ क्राइम पर लेके गई थी रिक्रिएशन के लिए, घटना का पता लगाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में वो 4 एक्यूज्ड 9 दिन की पूछताछ झेल चुके वो 4 एक्यूज्ड पुलिस की कस्टडी से भागने की कोशिश कैसे कर सकते हैं? पुलिस का यह भी कहना था शुरुआत में कि क्रॉस फायर हुआ, बाद में पुलिस ने उस बयान को बदल दिया। वो 4 आरोप, क्या पुलिस की पूरी व्यवस्था इतनी ढीली ढाली थी कि वो पुलिस की कस्टडी से भागने की कोशिश करते हैं, हथियार छीनने की कोशिश करते हैं, और ऐसे में पुलिस को उन पर फायरिंग करनी पड़ती है, और वो पुलिस की गोलियां भी उनके पैरों में ना लगकर, जो आमतौर पर एनकाउंटर में कहा जाता है, वो सीधे उनके ऐसे वाइटल ऑर्गन्स पे लगती हैं कि उनकी वहां पर मौत हो जाती है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 9 दिन 4 आरोपियों से पूछताछ करने के बाद, वो भी जो कि कोई हिस्ट्री शीटर आरोपी नहीं है, उन लोगों से 9 दिन पूछताछ करने के बाद क्या पुलिस इस नतीजे पर, पुलिस को यह आइडिया नहीं लगा था कि ये इतने शातिर हैं, ये इतने हीनियस क्रिमिनल हैं कि ये हमारी कस्टडी से भागने की कोशिश कर सकते हैं? ये एक नॉर्मल ड्रिल होती है जब भी किसी को अपनी कस्टडी से बाहर लेकर जाती है पुलिस, चाहे वो उन्हें अदालत लेकर जा रही हो या फिर उन्हें सीन ऑफ क्राइम पर लेकर जा रही हो, तो एक असेसमेंट किया जाता है कि इन आरोपियों के साथ हमें कितनी फोर्स लेकर जानी है, कितना थ्रेट है, किस बात का थ्रेट है। क्या वो असेसमेंट पुलिस ने नहीं किया था? तो ये तमाम सवाल हैं। देखिए, हम उस न्याय व्यवस्था में, शुरुआत में इस एनकाउंटर की खबर सुनकर हम मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत सारे विजुअल्स देख रहे हैं जहां लोग चीयर कर रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं, बॉलीवुड सेलिब्रेट कर रहा है, पॉलिटिशियन सेलिब्रेट कर रहे हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं, लेकिन हम अपनी इस न्याय व्यवस्था पर यह कहते हुए गर्व करते हैं कि हमारी न्याय व्यवस्था में चाहे 100 दोषी छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो फिलहाल अभी तक वो पुलिस कस्टडी में थे। हम इस बात को कितना भी सच मान लें कि वो बलात्कारी थे, लेकिन फिर भी इस बात के अभी पूरा चांसेस थे कि अभी उनका ट्रायल शुरू नहीं हुआ था, अदालत में यह बात साबित नहीं हुई थी कि वो बलात्कारी थे। तो ऐसी स्थिति में उनका एनकाउंटर हो जाना कुछ सवाल तो खड़े करता ही है, और हमें खुद से और अपने समाज से यह सवाल पूछना बनता है कि क्या हम अदालत के बाहर, सड़क पर होने वाले इस तरह के इंसाफ को सपोर्ट करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपने यहाँ पे की। जो आप पुलिस की बात कर रहे हैं, उनको एक हीरो का दर्जा दिया जा रहा है और इससे काफी सवाल पैदा होते हैं। वो हीरो कहाँ थे
जब उस लड़की को उठाया गया, उस लड़की को गैंग रेप किया गया, उस लड़की को गला घोट के दबाया गया, स्मॉदर किया गया और उसके बाद उसको उसका मर्डर किया गया और उसको आग लगा दिया गया। तो अभी कॉन्स्टेंटली आप अगर ट्विटर पे जाएंगे या फिर जो रिएक्शंस मिल रहे हैं उन पुलिस अफसरों को, अब कोई उनसे ये नहीं सवाल पूछ रहा है कि आप लोग तब कहां थे जब ये उसके साथ अन्याय हुआ। हम उस लड़की के बारे में बात नहीं करके अब हम बात कर रहे हैं कि अक्यूज्ड मर गए हैं तो जस्टिस डिलीवर हो गई है। इस पे हमें काफी सारे रिएक्शंस मिले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऐश्वर्या से, जो हैदराबाद जाके विक्टिम जो लड़की है उसकी फैमिली से मिल चुकी हैं। उनके भी आज सुबह हमारी उनसे बात हुई है। टेल मी व्हाट वर द रिएक्शंस फ्रॉम द फैमिली। थैंक यू शैली। हाँ जी, हम हैदराबाद गए। हम जब हादसा हुआ था उसके एक दिन बाद ही हैदराबाद पहुंच गए थे। हमने सबसे पहले जाकर हमने जो लड़की है जिनको हम पूर्णिमा बुला रहे हैं, वो हैदराबाद डॉक्टर जो वेटनरी डॉक्टर है उनके परिवार वालों से बात करी। और जैसे ये लोग बात कर रहे हैं कि पुलिस से कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा है, तो पहली चीज़ तो उन्होंने हमें ये बताई थी कि कैसे लोगों ने पुलिस ने उनको उनकी कंप्लेंट फाइल करने में एक डिले किया, उनको यहाँ से वहाँ इस पुलिस स्टेशन से उस पुलिस स्टेशन बुलाया। जब वो दूसरे पुलिस स्टेशन गए वहाँ पे उनको बोला कि अरे यार तुमको यहाँ क्यों भेज दिया उन्होंने, उनको तो वहाँ पे तुम्हारा कंप्लेंट लिखवाना था। ये हुआ, फिर उन्होंने एक दूसरे को फ़ोन किया, फिर डिसाइड किया। तो ये इम्पॉर्टेंट टाइम था जहाँ पे हम इन्वेस्टिगेट कर सकते थे, लेकिन हम ये डिसाइड कर रहे थे कि कंप्लेंट कहाँ पर लॉज होगी। तो ये बात जो भी ये देख रहे हैं, जो भी ये सेलिब्रेट कर रहे हैं कि पुलिस ने अच्छा काम किया है एनकाउंटर करके, वो इस बात को ना भूले। दूसरी चीज़, जो लड़की थी, जो बहन है उससे लास्ट टाइम बात हुई थी, उन्होंने पुलिस को बोला कि आप उनका फ़ोन ट्रैक करिए, लेकिन पुलिस ने उसको डायरेक्टली, जो इंस्पेक्टर थे उस टाइम पे, उनको डायरेक्टली बोल दिया कि आप जाकर कि रात को हम ट्रैक नहीं कर सकते, ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को आउटसोर्स्ड है ये काम, तो सुबह तक वेट करना पड़ेगा। ये 2-3 चीज़ें जो पुलिस ने करी है उस रात के, जिसके बाद पुलिस अफसरों को सस्पेंड भी किया है। इसके वजह से 3 लोगों को सस्पेंड किया है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि पुलिस ने अपना काम उस रात को, ठीक है, हो गया, क्राइम हो गया, उसके बाद भी उन्होंने अपना काम ढंग से नहीं किया है। तो जो ये लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो एक्ट्रेसेस हैं, जो भी हैं, जो सेलिब्रेट कर रहे हैं पुलिस के इस वायलेंट बिहेवियर को, अपने आप से पूछे कि ये करना सही है या नहीं है। 2 मिनट रुकिए। दूसरी चीज़, जब हमने फैमिली से बात करी तो वो एक तरीके से शॉक तो थे, लेकिन वो खुश थे। अब उनका दर्द भी समझ आता है जब आपको दिखता है कि इतनी बेरहमी से आपके किसी परिवार वाले को मारा हो। ये तो प्लान्ड, जैसे जो पुलिस बोल रही है, एटलीस्ट ये प्लान्ड प्लॉटेड अटैक था। 3 घंटा पहले ही आपने डिसाइड कर लिया था कि आप हवा निकालेंगे उनके स्कूटी से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उनके जो परिवार वाले थे वो खुश थे। अब वो उनके तरफ से देखा जाए तो बिल्कुल एक लेजिटिमेट एक ओपिनियन है उनका, जिसके ऊपर कोई भी, मतलब क्योंकि कोई भी नहीं समझ सकता कि आपके परिवार में किसी का रेप और मर्डर ऐसे बेरहमी से होना कैसा फील होता है। तो वो खुश थे कि उनको लग रहा था कि 1 महीना लगेगा, कुछ साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, लेकिन इतनी जल्दी उनको लगता है उनको जस्टिस मिल गया। लेकिन जो अक्यूज्ड हैं, जो कवरेज हमने करी थी, जो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोफाइल की कवरेज करी थी, हमने चारों अक्यूज्ड की, स्पेशली जो अक्यूज्ड 1 है केस में, उसको बहुत हेट मिला था शैली ऑनलाइन, क्योंकि लोग बहुत गुस्सा हो रहे थे हमसे कि कोई अगर रेप और मर्डर अक्यूज्ड है तो उनको, मतलब आप उनको कवर कैसे कर सकते हो, उनके बारे में आप कैसे लिख सकते हो, उनके परिवार के हालात के बारे में कैसे लिख सकते हो, उनकी गरीबी के बारे में कैसे लिख सकते हो। ये प्रश्न हमें तभी भी नहीं समझ आए थे। और अब जब हमने उनसे बात करी है, जब परिवार से बात करी है, जो अक्यूज्ड 1 है, जो मोहम्मद है, उनकी परिवार वाले तो मतलब वो बिल्कुल, उनकी माँ ऐसे रो रही हैं जैसे डर लग रहा है कि उनको कुछ हो ना जाए। वो बंद नहीं कर पा रही है अपना रोना। जो अक्यूज 2, 3 और 4 है, जो हिंदू केस में, उनके परिवार वालों ने, अगर आपको याद होगा तो सीधा मीडिया को बोला था कि हम चाहते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। वो चाहते थे कि उनका ट्रायल हो, कि अगर इन्होंने जो बोला है, जो पुलिस बोल रहे हैं वो सही है, तो उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए, उनको हैंग करना चाहिए। ये वो लोग थे जो पुलिस के वर्जन पे भरोसा कर रहे थे, जो हमारे कोर्ट्स पे भरोसा कर रहे थे, डिस्पाइट बीइंग रेप अक्यूज्ड के पेरेंट्स। मतलब वो बोल रहे थे कि इनको आप सज़ा दो। लेकिन आज उनकी जो एक वाइफ है, वो मतलब वो उनकी शादी कुछ 6 महीने पहले हुई थी, वो उसको लग रहा है कि वो मर जाएगी, कि पुलिस ने उनको बोला था कि नहीं वो आप बुला देंगे उनको वापस, उसने जाके उनको मार दिया। तो वो खुद बोल रही है कि जिन्होंने मेरे पति को मारा आप उनको मारो। उनकी तरफ से भी ये जायज़ है ये इमोशन। और जो 2 और फैमिलीज़ हैं वो भी ये पूछ रहे हैं कि
क्या आप हर रेप अक्यूज, क्या आप हर मर्डर अक्यूज का इनकाउंटर करते हैं? तो अगर आप नहीं करते हैं तो आप इनके साथ क्यों कर रहे हैं? ये जो सिचुएशन है, ये जो हैदराबाद में रेप हुआ है, वो ऑन द ग्राउंड में लोगों को बहुत डिवाइड कर दिया है। बहुत जो लोगों में एक इंटॉलरेंस है वो बाहर आता है, जो हमें पार्लियामेंट में भी दिख रहा है, हमें बॉलीवुड में भी दिख रहा है, हमें हर जगह दिख रहा है। शैली, So I think what we are trying to say is that we need a system where there is justice for all and not justice for justice in one case where a case which has grabbed national headlines, and rightly so. So I want to ask Vakasha, who is our legal editor, ki in a country where the due process is not followed, where it takes, like, the justice is way too prolonged, what do you do? And how do you see the encounters today? I mean, as for someone who looks at this stuff on a daily basis, looking at the way the courts function and stuff, yes, it's disheartening at times. I'm not going to lie to you that we don't sometimes think, oh God, this is terrible, takes so long for things to happen. But this is not the solution. In fact, these kind of incidents actually only make things worse, because when the police know that they can do this rather than actually doing their job, when the courts are like, yeah, we don't even have to bother with the case, then your justice system is going to become even worse. There'll be even more delays because, oh, if we delay it long enough, then maybe the police will go and encounter them. The police will be like, instead of me having to waste my time collecting evidence, I'll just go and shoot the guy and say, oh, he tried to take my gun. I mean, what kind of behavior is this? And this, the point is, India, if India were a country which didn't consider itself to be a country with the rule of law, with a criminal procedure system, with a proper system of any of these things, then yes, this would be fine. But it's not. Because there is a way that things have to be done. If there are problems with delay in the system, fix the delay in the system. Don't say, oh, the solution is to shoot the people, right? If the problem is the cops aren't doing their job, then hold the cops accountable. Don't. Now, in fact, look at the kind of stuff that as all the things which we've talked about, that the police didn't register the FIR in time, they didn't investigate in time, they didn't go in time, they raised the stupid kind of standard objection, oh, why didn't you go to that station? Completely in violation of the law, because this would have been under a zero FIR. In this circumstance, after all of this, the police, they're throwing rose petals on them, they're holding them up. What kind of nonsense is this at the end of the day? Even if it turns out that this was a legitimate encounter, this should not be happening. And now the point is that because if we descend into this kind of society which thinks that we can just commit these actions and this is justice, then we are not talking about justice anymore. We're talking about a mob rule, a sense of vigilantism, a sense of vengeance, and vengeance, as Aishwarya is pointing out, we can understand a thing where the victim's family is upset. They say or make a comment, that's okay. For the average person in the street, this says something very horrible about anyone here who thinks that this is a good thing. This is something very horrible about any person who thinks they can publicly go up and say things. And this is the danger with statements like what was made by Jai Bachchan the other day in Parliament. When you say things like this is what creates this attitude. The police officer in charge, Sajjanar, who's done this before, was celebrated earlier, and now he's done this again. And it's remarkable if you look at the incidents. Let me just interrupt you. Can you tell me a little bit more about, because we wanted to talk about this. The police who was in charge, he is an encounter specialist. So you were talking about it. If you can also talk about the Warangal case a little bit. So back in 2008, there was an incident where a bunch of men threw acid on this woman. It became a huge issue because, I mean, again, these are massive problems in society. The rape cases, stalking, acid attacks, the violence against women in this country is a huge issue. But these are systemic problems with our society. Now, what happens is this man goes, because there's a lot of outrage, he thinks within a few hours of having got these men into custody, he then has them encountered. And it's the same story, by the way. Oh, I took them to the spot where the incident happened. I was doing a recreation of the scene, and they tried to attack us, and they did this. I mean, how stupid do they think we are, honestly, at this point? And I think what the tragedy is, these are high-profile cases, but these kind of encounters happen all the time. We just had something in Palakkad around a month ago. We've had this continuously happen in the Indian system, and the problem is every time these people are cheered on. And which is why the Supreme Court has actually taken cognizance of this. So that's something which I'm assuming we're going to be talking about later. The Supreme Court has talked about how these are blatantly illegal extrajudicial killings and should not be celebrated. We'll come to that. मैं एक छोटा सा पॉइंट में जोड़ना चाहता हूं कि वकाशा ने इसका एक जुडिशियल एंगल बताया कि इस तरह के एनकाउंटर्स में क्या गलत होता है और लोग चीयर करते हैं तो वो उनकी नासमझी है. मैं ये कहूंगा कि सामाजिक तौर पर इसका जो सोशल एंगल है, हम सीधा इसे अगर लोग फूल बरसा रहे हैं या चीयर कर रहे हैं, हम सीधे उनकी नासमझी नहीं कह सकते हैं. आप पूरा नैरेटिव देखिए कैसे सेट किया जाता है. जैसे ही जब कोई आरोपी पकड़ा जाता है तो मीडिया में उसका प्रोजेक्शन इस तरह से होता है जैसे वो एक्यूज नहीं है, जैसे वो क्रिमिनल है.
पूरा, और खास तौर पर रेप जैसे केस जो बहुत ही इमोशनल ड्राइव होता है जिनका, वहां पर जब हम लगातार पूरे मीडिया के अंदर उन्हें इस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं कि यही वो लोग हैं जिन्होंने ये काम किया था, और जब वो कस्टडी में होते हैं तो पुलिस जो भी थ्योरी जो जिसे हम सो कॉल्ड सोर्स जर्नलिज्म कहते हैं, उन सोर्सेज से जो भी थ्योरीज आती हैं वो प्रोमिनेंटली प्ले की जाती हैं, और एज ए कॉमन सिटीजन जो अपनी हर रोज एक छोटी सी दुकान चलाता है, पान की दुकान लगाता है, उसके जहन में ये बात भरी जाती है कि ये लोग दोषी हैं और इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। और ऐसे में जब उनका एनकाउंटर होता है, जो सड़क पे उनके मारा जाता है, तो मेरा पहला रिएक्शन यही होता है कि मैं पुलिस की तारीफ करता हूं। तो इसमें उन लोगों की नासमझी बताने की बजाय ये हम जैसे संस्थाओं की, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की, जो समाज में सो कॉल्ड अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी है कि ऐसे वक्त पे वो इन बातों को अंडरलाइन करें, उन लोगों को ये बताएं कि चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती हैं, बहुत सारा ग्रे होता है हर सिचुएशन के बीच में, और इसीलिए ये चर्चा हम आप लोगों के साथ कर भी रहे हैं। ऐश्वर्या एक पॉइंट बोलना चाहती है। मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और आई होप ये कमेंट्स आते रहें। A lot of people are actually celebrating what Hyderabad police has done. Some people are asking if the more influential rape accused will actually be encountered, which is a very fair enough question. ठीक है, keep sending your comments. We'll try and take them ASAP. Aishwarya has a small point to make. सर नीरज सर जैसे आप बोल रहे थे कि मीडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें ना दिखाएं, तो जब हमने वो स्टोरी करने की कोशिश करी थी मेन अक्यूज्ड पर, जो मोहम्मद थे, कि कैसे वो एक पुअर फैमिली से आते हैं, कैसे उनकी फैमिली वाले उस पर बिल्कुल रिलाई करते हैं उसके खाने पीने के लिए, कैसे वो ये इमेजिन ही नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ हुआ है, कैसे वो कैसे मोहम्मद ने एक्चुअली बहुत काम करके अपनी माँ का एक सर्जरी के लिए पैसे बनवाए थे। तो जब हमने ये स्टोरी करी सर, जो बिल्कुल वायरल हुई है, हमें बहुत हेट भी मिला है लोगों से, क्योंकि लोग ना नहीं चाहते कि, मतलब बहुत कम लोग हैं जो ट्रूली अप्रिशिएट करते हैं जब आप उनको वो ग्रे दिखाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि आप रेप अपोलोजिस्ट बन रहे हो, या आप ह्यूमनाइज कर रहे हो, आप जस्टिफाई कर रहे हो कि ये क्यों किया है उसने, कि उसके वो पुअर था इसलिए वो ऐसे हुआ है। तो मुझे लगता है कि एक तरीके से हम सोसाइटी में भी ना, हमारा जो टॉलरेंस है, द एबिलिटी टू सी दैट ग्रे, जो आप बोल रहे थे कि ब्लैक एंड वाइट सब कुछ नहीं है, वो सब में नहीं है। ऑफ कोर्स काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक भी आया है, लेकिन जो अबंडेंट फीडबैक आया है सर, मतलब वो बहुत नेगेटिव, टुवर्ड्स थ्रेटनिंग, टुवर्ड्स, मतलब क्या क्या नहीं हुआ है सर हमारे साथ। जाहिर तौर पर ऐश्वर्या, देखिए जैसा मैंने कहा कि हमारी एक पूरा नैरेटिव सेट किया जाता है किसी भी इंसिडेंट के इर्द गिर्द। दरअसल इसमें जो मेन एक्यूज हैं, मुझे लगता है कि इस तरह का नैरेटिव सेट करने में वो हम जैसे ही लोग हैं, वो मीडिया है जो आमतौर पर घटनाओं को इतनी लापरवाही के साथ पेश करता है। मैं ये कहूँगा, आप इस तरह के इंसिडेंट को, अगर मैं इसे थोड़ा सा एग्जेजरेट करूं और बहुत आगे ले जाऊं, कि जब कुलदीप यादव की पत्नी और मां पाकिस्तान में जाती हैं और उनके गहने उतरवाए जाते हैं या उनसे जिस तरह की पूछताछ की जाती है, तो सारा देश एक तरफ खड़ा हो जाता है कि उनके साथ ऐसा बिहेवियर क्यों किया गया। तो वो भी एक इमोशनल ड्राइव है ना। तो इसी तरीके से जब वो सो कॉल्ड, जो वो जिसे हम अपने देश का हीरो समझ रहे हैं, जब उसके परिवार के साथ एक घटना होती है तो उसके साथ खड़े होते हैं, तो हाँ, हम लोग ऐसे ही हैं, हम इसी तरह से इमोशनल हो जाते हैं। इसीलिए जब हम जिन्हें विलेन समझते हैं तो फिर उनके खिलाफ भी हम उसी तरीके से खड़े होते हैं। करेक्ट। वकाशा wants to add something? Just getting a lot of comments and I want to read a couple of them out. Reshad Joe is saying they were poor, easy to encounter, but imagine if the criminals were rich politicians or others. That's absolutely very, very important. Do you want to comment on that? Yeah, I think because this is something which has been highlighted in a number of where in a lot of the problems in Indian justice system, it's always about the people who are the poor. It's never about the people who are rich. The people who are rich will never be encountered. Their case will be delayed even worse than someone who's poor. Now, for instance, one of the things is people have talked a lot about, oh, what happened? What about Nirbhaya? Look, they're still not hanged. But I'm sorry, the trial that happened in pretty record time, appeals process, everything has gone on track. There is a process for justice, and this is actually where I really want to. I understand what Neeraj is saying, and I understand that there's a question of emotion, but we as a society also have to be more responsible. We can't just say we're emotional about something and it's okay. And yes, there are media houses which whip it up and they need to be castigated for this as well. There are politicians who whip this up, they need to be castigated. And this is the danger, because we need to talk about, there's a real, we keep complaining about our justice system, but how many of us even understand how a justice system works? As I said, Nirbhaya is a perfect example. You had the fast track court, you had everything get done, you've had all these men sentenced to death, you've had the judgment, it's all there, and yet people are grumbling that, oh, why are they given time to file a mercy petition, why are they not? Well, at the end of the day, if someone's life is being taken away, it takes time. Now these cases,
there needs to be time taken. Not that you have like the standard case with a rich accused who's able to delay the proceedings and get it pushed over and over again. Forget anything as a trial never happens. Babri Masjid demolition, today is the anniversary. 27 years, the trial is not over. The trial court is not over. I can understand if maybe the Supreme Court appeals process had not got over till now. The trial has not yet finished. What are you grumbling? Is anyone grumbling about that? I don't see people complaining about the delay of justice there. So this emotional argument is, I know it hits for people, but it really, as a society, as a civilized society, you can't do that. You can do that as a society which doesn't hold itself to any high standards of morality or legality, but you can't do that in a society which, or you have to just admit that you're not that then. Since we're talking about a civilized society, there have been a lot of chatter on Twitter and even in our newsroom. We have been talking about the parallels that we see with such kind of extrajudicial killings, with mob justice, with mob lynchings. And आपने पहले जया बच्चन की बात की थी. जया बच्चन का पार्लियामेंट में कमेंट था कि उन 4 अक्यूज्ड को लिंच कर देना चाहिए, और आज उनका ये कमेंट था कि देर आए दुरुस्त आए. एनीवे, उसी बात पे आप अगर नीरज हमें बताना चाहते हैं कि क्या पैरेलल्स आप देखते हैं विथ like how do you then counter any kind of mob lynching in a country like India? देखिए, ये एक पार्लियामेंट के सदन में खड़े होके, संसद के सदन में खड़े होके एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन का इस तरह का कमेंट, मैं इसे एक बहुत ही बचकाना और लापरवाह कमेंट मानता हूं, क्योंकि जब इस तरह के लोग, खुद को इतना सोसाइटी में जिम्मेदार कहने वाले लोग जब इस तरह के कमेंट देते हैं तो उसका असर बहुत दूर तक होता है. आप हर चीज़ों को पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से नहीं कर सकते हैं. पब्लिक ओपिनियन इमोशन पे ड्राइव होता है, जबकि देश जो है वो कानून व्यवस्था और संविधान से चलता है. हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहां लोग लिंचिंग का सपोर्ट करते हुए हमें नजर आते हैं कि हाँ, अच्छा किया, मार दिया. तो क्या पूरे देश में लिंचिंग को एक कानून मान लिया जाना चाहिए? और फिर इसका एक काउंटर पहलू है कि हमने ऐसे दर्जनों मामले देखे हैं, आतंकवाद से लेकर और इस तरह के क्राइम्स तक, जहां पर पुलिस शुरुआत में जिन लोगों को पकड़ती है, बाद में ट्रायल के बाद वो लोग निर्दोष साबित हो जाते हैं. तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप पकड़ने के बाद सीधा उन्हें दोषी क्रिमिनल करार देते हुए इस तरह का इंसाफ कर देते हैं. तो ये चीजें बिल्कुल, देखिए, जब मेरे शरीर में कहीं पे दर्द होता है, अब वो पहले तो मैं उस दर्द की वजह जानना चाहूंगा कि वो कैंसर है या कोई मस्कुलर क्रैम्प है, मैं ये जानना चाहूंगा. मैं सिर्फ एक पैरासीटामोल खा के, एक गोली खा के जो उस वक्त मुझे उस दर्द का इलाज कर दे रही है, वो खा के तो नहीं चला जाऊंगा ना. तो ये तो एक पैरासीटामोल है, ये तो एक पेन किलर है, आप एनकाउंटर की शक्ल में कर दे रहे हैं, लेकिन जो असली बीमारी है आप उसका इलाज तो खोज नहीं रहे हैं. सिंस हम इतनी ट्रायल की बात कर रहे हैं, अब बताइए कि इस केस में आगे क्या होगा वकाशा? लाइक व्हाट विल हैपन टू दिस केस? लाइक will we actually get the real kind of justice that we expect from like the murder and the rape of this woman? यही तो सबसे बड़ा important question है. Why do we have trials? If it was just a matter, अगर बस किसी को अरेस्ट करके पता चल गया हाँ यही लोग हैं, तो फिर ट्रायल का पॉइंट क्या होता है? Why हमारे जस्टिस सिस्टम में ये क्यों होता है कि हम पूरे प्रोसिक्यूशन कराओ, विटनेसेस लाओ, ये सब ये इसलिए होता है कि हमें एक्चुअली पता चल जाए कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट क्या ये प्रूव हो सकता है कि ये पर्सन गिल्टी था या इनोसेंट था. अब इस केस में 4 लोग को अरेस्ट किए गए. हमें अभी तक पुलिस के पूरे साइड से पता चला कि क्या था, ये लोग ने किया था, बट जैसे ऑलरेडी पता है, ये इट्स नॉट एज दो दीज पीपल हैड कमिटेड सीरियस हीनस क्राइम्स बिफोर और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट बिफोर. तो अब क्या इन लोगों का, हम क्यों मानते कि इन लोगों ने किया था? बस क्योंकि पुलिस ने बोला, उन्होंने पुलिस को स्टेटमेंट दिया. ये कोर्ट में एविडेंस भी नहीं होता है, क्योंकि हम सबको पता है कि पुलिस कैसे स्टेटमेंट्स लेते हैं लोग से, मारेंगे पीटेंगे. हमारे एक जर्नलिस्ट को एक बार एक प्रोटेस्ट में उठा के ले गए थे, कोई भी वजह, उसको वो अक्यूज भी नहीं था, उसको बस ऐसे ही मार दिया था वहां पे. अब क्या पॉइंट क्या है इसका? मारपीट हो गया था, मारा नहीं था, सॉरी उसको मारपीट किया था जेल के अंदर. बट यही तो प्रॉब्लम है कि अगर पुलिस के ऐसे स्टेटमेंट से कोई किसी का दोषी पता नहीं चल जाता है. और ये इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे अगर ये 4 लोग को अक्विट किया जाता तो उसके बाद फिर क्या होता? तो अगर ये 4 नहीं तो कहीं और 4 लोग हैं जिन्होंने ये crime commit किया है, and they're walking scot free. So just one second, I want to understand what is the evidence in the case. What was the evidence that they had against these 4 accused so far in the case? I'll ask Aishwarya to answer that. ओके, सो जो एविडेंस था इस केस में वो था प्राइमरीली, मतलब जो 2 चीज़ें डॉक्यूमेंट्स है अभी तक, एक प्रेस रिलीज है और एक पुलिस रिमांड है. जो प्रेस रिलीज है वो कुछ 3 पेज लंबी है, जो पुलिस रिमांड है कुछ 17 साइड्स की है, मतलब 17 साइड्स. उसमें ये डिटेल्स लिखे हुए हैं कि उनका एविडेंस था सीसीटीवी फुटेज
जो काफ़ी चीज़ें ये मुझे वकाशा इसमें हेल्प भी करेंगे। सीसीटीवी फुटेज था जहाँ पे उन्होंने कुछ मूवमेंट देखे। उन्होंने जो साइट ऑफ क्राइम था वहाँ पे लड़की एक विस्की बॉटल उठाया, एक जो लड़की के अंडरगारमेंट्स थे उनको वहाँ पे मिले एक्सेट्रा। लेकिन ये कभी लैब में इनका टेस्ट अभी तक नहीं हुआ था। हमें नहीं पता कि इसमें डीएनए में किसका अक्यूज का डीएनए था या नहीं था। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो भेजा भी गया अभी तक लैब पे या नहीं भेजा गया है। तो ये एक और दिक्कत है। तीसरा था एविडेंस जो सुबह सुबह एक दूध वाला था जिन्होंने वो बॉडी बर्न करते हुए देखा। पुलिस का वर्जन हमें पता है, जैसे रिपोर्टेड स्पीच होती है, जैसे पुलिस ने बोला कि उन्होंने ये देखा था बॉडी को बर्न होते हुए। चौथा, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेट्रोल बंक्स जहाँ पे वो गए थे पेट्रोल खरीदने के लिए, वहाँ पर भी पुलिस ने लिखा है कि वो इस पेट्रोल पंप गए, उस पेट्रोल पंप गए, लेकिन हमें वो लोगों ने जो उस पेट्रोल पंप में थे उनका एविडेंस अभी तक नहीं देखा है। हमने उनका स्टेटमेंट नहीं देखा है कि हाँ मैंने इनको और इनको देखा था, ये इस टाइम पर आए थे, इन्होंने मुझसे पेट्रोल मांगा, मैंने नहीं बोला, फिर वो दूसरे पेट्रोल पंप गए और उन्होंने वहाँ पे उनको बॉटल में पेट्रोल मिला। तो ये सब हमें ऑब्वियसली वकाशा ऐड ऑन करेंगे, ये हमें चार्जशीट में मिलता। मतलब जितना पुलिस जुडिशियल कस्टडी लेने के लिए पुलिस को चाहिए था उन्होंने पुलिस रिमांड में सबमिट किया। लेकिन अभी भी बहुत चीज़ें हैं, जैसे ये नहीं है कि सॉलिड केस बन गया था। वो चार्जशीट, नॉट ओनली चार्जशीट की ज़रूरत है उसके लिए, बट ऑल्सो द कोर्ट टू डिलिबरेट ऑन दैट एविडेंस टू गो ahead and decide whether these are the real, the real culprits or not. Because right now they were only rape and murder accused. Vakasha, if you can add on to how the problems or the unfinished parts of these evidences and how they tie up to the larger idea of justice. So a lot of this evidence, as you pointed out, is all circumstantial. There is no direct evidence that either on the body they've not been able to find, or we never know at this point. Maybe there's DNA of the accused on her body. Maybe we don't know at this point. And obviously the fact that her body was burned makes it difficult. Now that these guys are dead, also now a lot of things now becomes very difficult to show. The whole point is when doesn't mean that they're innocent. Let me be very clear here that we are not trying to say that these guys were innocent and they've been murdered for no reason. The question is their innocence or guilt is irrelevant to this. They may well have been the people who committed the crime. At this point, however, nothing had been proved in a court of law. Until someone is proved, and things that is proved in a court of law, we cannot say that justice has happened. Now, we have got here, as Aishwarya has pointed out, look at each aspect of the evidence. There was someone who saw a body being burnt. There's someone who saw them out late at night. There's someone who saw they went and bought petrol. Now, these things all, the way the law and circumstantial evidence works is that there must be a chain of circumstances put together from which there is no other reasonable conclusion. At this stage, we don't even know if that test has been fulfilled here. And here the point is now the police, ideally in this case, still need to continue investigating. The investigation doesn't end. As we point out, we don't even know if these four were the accused. A police investigation only ends with either a charge sheet or a closure report. It does not end at any other stage. So in this case, even if it turns out that these were the men, then they need to file a closure report. This is what happened. These are the four accused. This is why we believe the four accused. These are the four accused only, and there is no other option, and therefore the case is to be closed. Because obviously they're dead now, there can be no charge sheet unless other accused are found, and that's something which the police still can't close this case immediately, and we need to be careful to ensure that that doesn't happen. That if we see the police closing this case, we don't let that be. Like as a society, you can't let that be and be like, oh, it's all over right now. There has to be a whole process before that takes place. Okay, we are getting a lot of questions. Neeraj will quickly take us through questions on Hindi. Quint, yes. तो जो लोग देर से हमारे साथ जुड़े हैं हम उन्हें ये बता दें कि हम हैदराबाद में करीब 10 दिन पहले हुए उस घृणित बलात्कार और कत्ल के केस पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके चारों जो एक्यूज्ड थे, जो आरोपी थे, उनका आज सुबह हैदराबाद पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। हम उस केस के तमाम पहलुओं पर बात कर रहे हैं और हिंदी क्विंट के यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे लोग जो इसे देख रहे हैं, शैली जिस तरह की बात हम कर रहे थे कि बहुत ही मिक्स्ड रिएक्शन है। मैं कुछ नाम लूंगा। हरिओम जो है वो एनकाउंटर के साथ हैं। अनुज बीच की बात कर रहे हैं कि हो सकता है ये फेक एनकाउंटर हो, लेकिन तब भी अच्छा है। हंटर सिंह उस चर्चा के साथ हैं जो हम कर रहे हैं। उनका कहना है कि सिविलाइज सोसाइटी में जुडिशियल सिस्टम के तहत ही चीजें होनी चाहिए। कुछ लोग हमें गाली दे रहे हैं बाकायदा, हम उनकी गाली को भी अच्छे से लेते हैं। आपको अपनी बात कहने का पूरा हक है, लेकिन रानेंद्र जो है वो कह रहे हैं कि दिस इज द सेम स्टोरी फॉलोड बाय एवरी पुलिस डिपार्टमेंट। अभिजीत कह रहे हैं कि दिस इज द फेलियर ऑफ जुडिशरी सिस्टम, सो पीपल आर हैप्पी एज दे गेट क्विक जस्टिस फ्रॉम एनकाउंटर्स।
तो हम अपने दर्शकों को ये बता दें, चूंकि सवाल किसी ने नहीं पूछा है, लगभग सबकी राय है इस एनकाउंटर के बारे में, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम इस एनकाउंटर से जुड़े जो दोनों पहलू हैं, हम उन पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं और दोनों पहलुओं से जो सवाल आएंगे हम उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। शैली। Yeah, the point I think with all the reactions, मेरे को बस यही बोलना है कि we want a robust policing system. We want a system where a rape doesn't happen, where a woman, the problem is that a woman was raped. That needs to be countered, and I think that is where a lot of people are missing the point. Anyway, I'll go back to Vakasha and let's look at some of the SC guidelines that there are in a case of an encounter. So this is the thing. I mean, I see a lot of people saying कि चाहे ये गलत भी हो, even if it was a fake encounter, it's still a good thing. But I just like to ask everyone who thinks that question: what happens if next day it's you or your family member when this happens? They're accused of a crime, and अगर आपका कोई भी आपके पेरेंट या कोई भाई या बहन किसी को अक्यूज हो जाए किसी केस में और उनको ऐसी एनकाउंटर हो जाए, क्या आपको अच्छा लगेगा? अगर आपको पता नहीं है एट दैट टाइम कि आपका वो एक्चुअली इनोसेंट है, गिल्टी है, किसी को पता नहीं होता है इस टाइम पे, इस सिचुएशन में, और ऑलरेडी आप सोचते हो कि ये अच्छा होगा चाहे फेक एनकाउंटर भी है, सोच लो कभी, क्योंकि अगर हम ऐसे सोसाइटी में को एक्सेप्ट करेंगे जहाँ पे पुलिस के एनकाउंटर किलिंग्स ऐसे ही हो जाए, चाहे ये गलत हो, चाहे वो गिल्टी या इनोसेंट, अगर हम पुलिस एनकाउंटर्स को एक्सेप्ट करेंगे तो उसके बाद फिर ये किसी के साथ भी हो सकता है। फिर उसके बाद फिर आपको तभी पता लग जाता है कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, जब आपके किसी फैमिली के मेंबर के साथ हो या किसी दोस्त के साथ हो। दिस इज नॉट द वर्ल्ड वी वांट टू लिव इन नाउ, एंड दिस इज एक्चुअली एग्जैक्टली व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो आइडेंटिफाइड। 2014 में सुप्रीम कोर्ट में PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक केस है, उसमें कोर्ट ने यही सब देखा था कि चाहे ये इनकाउंटर एक्चुअल क्रिमिनल्स के अगेंस्ट हो या किसी अगेंस्ट हो, ये ऐसे सिचुएशंस ये रूल ऑफ लॉ के वायलेशन है और ये इलीगल होते हैं, ये गैर कानूनी होते हैं। तो इसको अगर देखें तो फिर उन्होंने 16 गाइडलाइंस देते, 16 गाइडलाइंस उन्होंने स्पेसिफाई किया था कि अगर ऐसे इनकाउंटर किलिंग हो जाए तो उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करे, उसको इंक्वायरी कैसे करे, उसको और इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है। अगर हम देखेंगे तो पहली चीज़ ये होता है कि जो इन्वेस्टिगेशन होगा इस इनकाउंटर में, ये सेम पुलिस ऑफिसर नहीं करेंगे, कोई उसके टीम के बंदे नहीं करेंगे, वो यू हैव टू लुक एट हैविंग एन इंडिपेंडेंट CID or a team from another police station looking into the investigation, and that has to be done by someone who is a level higher, so it can't be a junior person because they can then get intimidated. So think how carefully the Supreme Court has planned all these things out, right? The other thing is there has to be a notification to a court. You can't just let this be that, oh, the police will do internal inquiry. An FIR has to be registered, it has to be sent to the court. There has to be a magisterial inquiry अंडर सेक्शन 176 हमारा जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है उसके अंदर एक प्रोविजन होता है कि मैजिस्ट्रेट इसको इन्वेस्टिगेट करें। तो ये अगेन रिमेंबर, ये नहीं है कि बस पुलिस जाके अपना इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करके बोलेंगे अच्छा ये बिल्कुल ठीक था, पूरा प्रोसेस होता है इसके लिए। उसके बाद NHRC जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उनको पूरे इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है यहाँ पे कि यहाँ पे हुआ क्या था, कैसे हुआ था। उनको खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है पर उनको इंटीमेशन देना है और उनको रिपोर्ट्स देते रहना पड़ेगा कि इन्वेस्टिगेशन में क्या हो रहा है। और भी चीज़ें यहाँ पे अगर हम देखें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शायद से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन्होंने ये भी लिखा है कि यहाँ पे पुलिस ऑफिसर को कोई आउट ऑफ टर्न प्रमोशन या अवार्ड या ऐसी चीज़ नहीं मिलना चाहिए। और यहाँ से भी पता चलता है, देखो कोर्ट क्या सोच रहे हैं इसमें, क्योंकि वो देख रहे हैं कि यहाँ पे शायद से ये ठीक हो या गलत हो। अगर ये जो प्रोसीजर हुआ है यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम है उसमें, उसका पता होना चाहिए और इनको कोई बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि सोचो अगर ये ऑफिसर को अगर अवार्ड्स मिल गए, ऑलरेडी पब्लिक उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, पब्लिक उनको और भी सेलिब्रेट करेंगे, तो फिर उसके बाद उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन लेने में क्या होगा। एक सवाल बस मैं वकाशा आपसे बिल्कुल छोटे में जवाब चाहूंगा उसको, क्योंकि वो एक बहुत ज्यादा ये सवाल पूछा जाता है कि आप एनकाउंटर को गलत बता रहे हैं, लेकिन जिस ट्रायल की आप बात कर रहे हैं वो ट्रायल तो 10-10 साल तक कोर्ट में चलता रहता है। निर्भया को लेकर इतना शोर मचा था, अभी तक जो है उसके अक्यूज जो है वो जेल में है, फांसी की सजा हो गई है लेकिन फांसी देने के लिए जल्लाद नहीं मिल रहा है। तो फिर ये जुडिशियल सिस्टम इतना डिले करेगा तो कैसे यकीन करेंगे। तो एक्चुअली मैंने ऑलरेडी थोड़ा बोला यहाँ पे कि निर्भया जो केस था एक्चुअली वो एक गुड एग्जांपल है। चाहे हम कह रहे हैं कि ठीक है 7 साल हुए हैं अभी तक नहीं हुआ है, पर अगर आप देखो वहाँ पे पूरा प्रोसेस अच्छा है, इन्वेस्टिगेशन बहुत ठीक तरह से किया गया था, उसमें कोई भी अब तक एलिगेशन भी अब तक कुछ भी ऐसे नहीं हुआ है, क्योंकि पुलिस ने टाइम लेके पूरा सब कुछ ठीक से एविडेंस कलेक्ट किया था। उसके बाद ट्रायल कोर्ट में भी प्रोसीजर फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाके खत्म हो गया, हाई कोर्ट में अपील भी टाइम पे हो गया, सुप्रीम कोर्ट अपील टाइम पे हो गया, सेंटेंस अपहोल्ड भी हो गया। अब हमें देखना है कि क्या अगर हमें जल्दी से इनको क्यों मारना है,
अब आप थोड़े बहुत देखो, हम इंडिया में हम अभी तक डेथ पेनल्टी को लेके रखे हैं, कुछ काफी कंट्रीज में इसको बैन किया आपको, और इसमें रीजंस उन्होंने क्यों दिया था, क्योंकि उन्होंने देखा था कि बहुत सारे केसेस में, स्पेशली अगर आप बहुत जल्द से जाके केस को लेके चले जाओगे, बहुत केसेस में एक निर्दोषी को आप सेंटेंस दे दोगे, सजा दोगे। और अब क्या होता है, अगर मैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया, बाद में पता चला कि मैं इनोसेंट हूं, तो उसके बाद मुझे मेरा रिलीज हो सकता है। अगर आपने मार दिया है, डेथ सेंटेंस दे दिया जल्दी से, उसके बाद अगर पता चला कि जो अक्यूज्ड है वो निर्दोष है, उसको फिर कहां से, उसको जस्टिस कहां से आ गया, फिर नहीं हुआ ना, क्योंकि उसको वापस नहीं ला सकते हो। Anyway, with that, we'll wrap this YouTube live. Thank you so much for connecting with us. We are bringing you all the updates on the Hyderabad encounter. There are ground reports, there are videos. Keep watching, keep reading, and stay connected with us. That's it from us from the Quint's newsroom. Thank you.